प्रभात बच्चों, मैं इंदु राणा निर्मल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 वसंत भाग 1 से पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है लोकगीत। यह एक निबंध है और इसके निबंधकार भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। लोकगीत का अर्थ है जनता का संगीत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग होता है। इनकी रचना अधिकतर गांवों में विभिन्न अवसरों पर गाने के लिए स्त्रियों द्वारा की जाती है। कुछ समय पहले लोकगीतों को शास्त्रीय संगीत से कम समझा जाता था, लेकिन बदलते समय ने लोकगीतों और लोक साहित्य को उच्च स्थान दे दिया है। विविध बोलियों में अनेक लोगों ने लोकगीतों का संग्रह कर इन्हें प्रकाशित किया है। लोकगीतों में साधारण वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए आज चलते हैं और जानते हैं लोकगीत के बारे में कुछ और बातें। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था, अर्थात लोकगीतों को कम महत्व दिया जाता था और शास्त्रीय संगीत को अधिक। किंतु अब ऐसा नहीं है। अब लोकगीतों को भी उतना ही महत्व प्रदान किया गया है। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। कमर बांधी कहने का अर्थ है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोकगीतों को एक पुस्तक में या एक स्थान पर संग्रहित कर दिया है और वे लोकगीतों के आगे लोकगीतों को बढ़ावा देने के लिए काम किए जा रहे हैं। और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। प्रकाशित का अर्थ है वे अभी तक छापे भी जा चुके हैं बहुत से लोकगीत पुस्तकों में। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराम, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। प्यारे बच्चों, ये ओराम, मुंडा, भील, संथाल आदि ये जातियां हैं जो छोटा नागपुर, दक्कन और मध्य प्रदेश इत्यादि स्थानों पर फैली हुई हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। आज भी अगर आप इन जातियों के आसपास जाकर देखोगे तो आपको लोकगीत दिखाई देंगे। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा
कि पहाड़ी क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत पहाड़ी गीत कहलाते हैं और ये अधिकतर गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा ये पहाड़ी क्षेत्र माने गए हैं और इन पहाड़ी क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत पहाड़ी गीत कहलाते हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में हैं। अगर हम कहें कि असलियत में हमें लोकगीत कहाँ देखने को मिलते हैं, गाँवों में, क्योंकि गाँव और देहातों में ही तो हमें वहाँ की जनता के गाए हुए लोकगीत अच्छे से दिखाई देते हैं। उनका संबंध देहात की जनता से है, बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, चैता, कजरी, बारहमासा, सावन ये सभी गीतों के लोक गीतों के प्रकार हैं। बाउल और भतियाली नामक लोकगीत बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकार और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। प्यारे बच्चों, लोकगीत साधारण भाषा में गाए जाते हैं और वो आसानी से समझ में भी आ जाते हैं। जिस क्षेत्र की जो भाषा होती है, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, लोकगीत उसी भाषा में गाए जाते हैं और यही कारण है कि ये सीधा मन को छू लेते हैं और हमारी आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करते हैं, हमारे हृदय को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। ये कोई कोरी कल्पना मात्र नहीं होते, बल्कि दैनिक जीवन की सच्चाइयों से जुड़े होते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। विदेशिया भोजपुरी का लोकगीत है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। बच्चों, जिस प्रकार किसी फिल्म में नायक और नायिका अर्थात हीरो और हीरोइन के वर्णन होता है, ठीक उसी प्रकार से इनमें भी नायक और नायिका की बात रहती है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गूंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से अर्थात कुछ समय से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है, अर्थात कुछ समय से ऐसा हुआ है कि इस प्रकार के दलीय गायन धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आलाह के हैं। आलाह अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है।
प्यारे बच्चों, ऐसा माना जाता है कि चंदेल राजाओं के राजकवि थे जगनिक। वो बुंदेलखंड के थे और वे आल्हा नामक लोकप्रिय लोकगीत गाते थे, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। आल्हा और उदल ये राजा थे और इनकी वीरता के चर्चे राजकवि जगनिक ने अपने लोकगीतों में बखान किए। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा है और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रसियों का खेल करते हुए गाते हैं। अब आला और उदल के जो गीत थे कुछ इसी प्रकार के वे गीत लोकगीत हैं जिन्हें आपने देखा होगा। जब नट रस्सी पर खेल दिखाते हैं तो कुछ अलग सा गीत गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं, अर्थात ये गद्य रूप में होते हैं लेकिन ये गाए जाते हैं, पद्यात्मक होते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, अर्थात स्त्रियों के गीत अधिकतर अपने देश में गाए जाते हैं। तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सृजती भी अधिकतर वही हैं, अर्थात सृजने का अर्थ है बनाना, अर्थात बहुत से अधिकतर ऐसे लोकगीत हैं जिन्हें स्त्रियां बनाती हैं और वही गाती भी हैं। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वालों की कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में भी सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं, किंतु भारत में स्त्रियों के लोकगीत अलग हैं। त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़ जौनार के, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। आपने देखा होगा बच्चों कि विवाह के अवसर पर दूसरे गीत गाए जाते हैं और जब वे कहीं नदी में नहाने जाती हैं तो दूसरे गीत गाती हैं और रास्ते में कोई और गीत गाती हैं। इस प्रकार वे सभी लोकगीत स्त्रियों द्वारा बनाए गए हैं और वो उन्हें विशेष अवसरों पर ही गाती हैं। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से हैं। कुछ वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। 12 मासा बच्चों गीत का, लोकगीत का प्रकार है जिन्हें पुरुष भी गाते हैं और उनके साथ में स्त्रियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, अर्थात बहुत सारी औरतें एक दल बनाकर, एक ग्रुप बनाकर एक साथ उन गीतों को गाती हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। अब आपने देखा होगा बच्चों, शहरों में ऑर्केस्ट्रा पार्टी को बुलाते हैं ना गाना गाने के लिए, ये कुछ उसी प्रकार के हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर अर्थात खुश होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। बच्चों, मैथिल, कोकिल, विद्यापति
एक बहुत ही बड़े कवि हुए हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ है कि पूरे भारत में अनेक महान कवि हैं। जैसे विद्यापति जी एक महान कवि हैं जो मैथिल कोकिल विद्यापति के नाम से जाने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार देश के अलग अलग हिस्सों में भी अनेक महान कवि हुए हैं जो अपने अपने स्थान के विद्यापति कहलाए गए हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ साथ नाच का भी पुट होता है। अब आपने देखा होगा कि स्त्रियां बहुत से लोकगीत जब गाती हैं किसी विशेष अवसर पर तो वे नृत्य भी करती हैं साथ ही साथ। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। आप सभी गरबा तो जानते हैं, जो कि गुजरात का प्रसिद्ध दलीय गायन है। दलीय गायन अर्थात ग्रुप में वो गाती हैं और उसमें नृत्य भी करती हैं, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियाँ भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गाना साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। जिस प्रकार गुजरात में गरबा प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार मथुरा उत्तर प्रदेश में होली के अवसर पर ब्रज गांव में रसिया गाया जाता है। उसमें स्त्रियां और पुरुष ग्रुप बनाते हैं, दल बनाते हैं और वे इनको गाते हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत असंख्यक गाने प्रतीक हैं। अर्थात गांव के गीतों में इतना आनंद प्राप्त होता है जितना और कहीं नहीं। ये लोकगीत हमारे जीवन के प्रतीक हैं। अनंत संख्यक गीत ही वहाँ के बंधन रहित, उद्दाम का अर्थ है बंधन रहित जीवन के प्रतीक हैं। गांव के गीतों में वहाँ का जीवन इठलाता रहता है। तो बच्चों, आज आपने देखा कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध में लोकगीतों के बारे में आज हमने बहुत कुछ जाना। धन्यवाद।